नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो जिंदगी विद अपराजिता के इस खास एपिसोड में। खास इसलिए क्योंकि बिहार के चुनाव अभी एकदम नजदीक है और बिहार में चुनावी माहौल बहुत ही स्ट्रांग बन चुका है। इस चुनावी माहौल में जहां सभी लोग चौक चौराहे से लेकर घर के आंगन से लेकर हर कॉलेज के कैंपस में बात हो रही है इलेक्शंस की, कौन अगला मुख्यमंत्री। ऐसे दौर में हमें एज शिक्षाविद हमें अपने बच्चों की भविष्य की चिंता तो जरूर होती है। किसी भी पार्टी से संलग्न नहीं होते हुए भी आप नए समाज की संरचना तो वही करेंगे जो नए सरकार में आएंगे, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा के दृष्टिकोण या यूं कहें कि शिक्षाविद के दृष्टिकोण से ये इलेक्शंस कितने मायने रखते हैं। मायने तो हम सभी के लिए रखते हैं, लेकिन जब बात होती है शिक्षाविद और वो भी एक युवा शिक्षाविद से, तब आगे की रूपरेखा कैसी होगी और बिहार में हम क्या दे पाएंगे और कैसे हम अपने बच्चों को सही गलत चुनने में मदद कर पाएंगे। इसी पे हमारा सारा एपिसोड्स, कई सारे एपिसोड्स हम लोग लाने वाले हैं और इसकी शुरुआत होती है प्रोफेसर अद्वितीय सिन्हा से, जो खुद पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं पटना विमेंस कॉलेज में। जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, अद्वितीय, ये नाम अपने आप में एक परिभाषा है, यानी विशिष्ट, स्पेशल। तो चलिए इस श्रृंखला की शुरुआत अद्वितीय जी से होगी और ये श्रृंखला अद्वितीय रहे इसकी कामना जरूर होगी। तो स्वागत है अद्वितीय जी आपका इस चैनल में। नमस्ते मैम, ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें कि बिहार अभी जैसा है, बिहार हमेशा से एक ऐसा प्रदेश रहा है जहाँ पे कि शक्ति के केंद्र यानी पटना राजधानी हो चाहे दिल्ली हो, उसको लेकर के ये प्रदेश हमेशा से सजग रहता है जी। और ये चुनाव इसलिए भी खास है कि जो पुरानी दौर की हमारी लीडरशिप थी वो अब फेड आउट कर रही है, उनकी उम्र हो चुकी है, वो रिटायरमेंट की कगार पे, और अब नए लीडर्स जो हैं वो या तो ग्रास रूट लेवल पे या किसी परिवार के होने की वजह से वो उभर के आ रहे हैं। तो ये अगर सही मायने में देखा जाए तो संक्रांति का दौर है बिहार की राजनीति में, जहाँ पे कि बदलाव होने को है और हम उसी दौराहे पे खड़े हैं। बदलाव के दौराहे पे खड़े हैं। और देखिए, आप तो यही सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, तो जब आप युवाओं से इंटरेक्ट करते हैं और पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो जेन जी है उसकी इच्छाएं क्या होंगी? मैम, जेन जी जो है ना, वो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का सीधा सीधा बाय प्रोडक्ट है। ये वो जनरेशन है जिसको कि ब्रांड के नाम पहले पता होते हैं, काम पता हो ना हो। ये वो जनरेशन है जिसकी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा है। ये जनरेशन जो है ये कुछ करना चाहता है, इसको वो पैसा चाहिए, इसको महंगी गाड़ियाँ चाहिए, इसको इंस्टाग्राम पे दिखना है, इसको फेसबुक पे दिखना है। और ये जनरेशन इतनी ताकतवर भी है कि तख्ता पलट देती है। जी, ये तो एग्जाम्पल हम लोग बगल के देश में देखी, नेपाल में भी मैम, और अभी हाल में मेडागास्कर में भी तख्ता पलट जो है वो जेनजी की वजह से हुआ है। तो ये जो हमारी युवा शक्ति है ना, इसके अंदर शक्ति बहुत है, पर इस शक्ति को अगर राह नहीं दिखाई गई तो फिर आप इस शक्ति के साथ जो विकसित भारत का जो सपना है वो हम मिस कर देंगे। और उसके साथ साथ ये भी बात है कि जेन जी की जो महत्वाकांक्षाएं या आकांक्षाएं, मैं कहूँगा, हम कई बार हम बूढ़े उसको महत्वाकांक्षा बोल देते हैं कि इसको मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ये सब चाहिए, और आईफोन चाहिए, नीचे तो कुछ चाहिए, उसके नीचे कुछ चाहिए नहीं। बट इनकी जो आकांक्षाएं हैं, इनके अंदर वो काबिलियत है कि ये उस तक पहुंचे। पर अभी के दौर में जब मेरी युवाओं से बात होती है उनकी राजनीतिक सोच को लेके या इस बारे में कि आप किसको वोट देंगे, तो वो सबसे पहले, जैसा कि उनकी प्रवृत्ति है ब्रांड के साथ जाने की, तो ब्रांड में हो सकता है कि वो ब्रांड मोदी हो जाए, वो ब्रांड नीतीश हो जाए,
ब्रांड तेजस्वी हो जाए, ब्रांड चिराग हो जाए, ठीक है, वो कोई भी ब्रांड उठा लेते हैं। फिर जब उनसे थोड़ी उस पर गहराई से बात होती है और उनसे पूछता हूँ कि अच्छा ठीक है, आप ब्रांड मोदी उठा रहे, क्यों उठा रहे, तो वो राजनेता की नीतियों से ज्यादा राजनेता पे फोकस करते हैं, उनके चेहरे पे फोकस करते हैं। जबकि जिस सोच से हमारी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा बना है, ये जो हमने संसदीय प्रणाली बनाई है, इसकी सोच कभी भी राष्ट्रपति वाले सिस्टम की तरह नहीं। हम हमेशा अपना लोकल नेता चुनने पे फोकस करते हैं कि हम अच्छा आदमी चुनेंगे, वो संसद में जाएगा, वो विधानसभा में जाएगा और वो हमारी मुश्किलों को दूर करेगा। जेन जी जो है वो उसने एक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल बना दिया है कि अब वो ये नहीं चुन रहे हैं कि मेरा नेता कौन होगा, मेरा एमएलए कौन होगा, मेरा एमपी कौन होगा, वो चुनते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री कौन होगा और मेरा राष्ट्रपति। और लोकल मुद्दे इसमें बहुत दब से जाते हैं, बहुत ज्यादा दब से जाते हैं, क्योंकि कुछ जो ग्रामीण वर्ग से युवा आते हैं उनको तो फिर भी साहूकार होता है अपने अगल बगल की चीजों से, पर जो अर्बन युवा है वो उसको जो चाहिए वो है प्राइमरीली नौकरी या बिजनेस के एनवायरनमेंट का सेटअप। वो दोनों ही चीजें जो है बिहार में फिलहाल तो नहीं, और ये अगले 5 साल जो भी सरकार आए, चाहे जिसकी भी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा होगा कि कैसे बिहार के अंदर वो प्राइवेट नौकरियां, बिजनेसेस और साथ में अच्छी शिक्षा, ये 3 चीजें अगर वो नहीं दे पाए तो बिहार का ये जो 12, 13, 14 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, इसका फायदा हम नहीं ले पाएंगे। शिक्षा की बात करें तो देखिए बहुत ही पॉकेट्स में बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक है, बाकी ओवरऑल तो व्यवस्था चरमराई सी है सभी विश्वविद्यालयों की। इसके 3 प्रमुख कारण दिखते हैं। पहला कि जब 70 के दशक में ऑक्सफोर्ड के तहत नीति के तहत, जैसे ऑक्सफोर्ड है वैसे ही ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बनाएंगे, उसके तहत हमने ऑटोनॉमी दी पहले कॉलेजेस को, तो जगह जगह कॉलेजेस खुल गए। फिर वही ऑटोनॉमी हमने छीनी और छीनने के बाद जो है सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद से जो तंत्र गड़बड़ाया वो ये गड़बड़ाया कि कभी भी सामंजस्य नहीं बैठ पाया शिक्षा की नीतियों को लेकर, और शिक्षा का इतना ज़्यादा वैश्वीकरण हम लोगों ने कर दी। ये तो नई शिक्षा नीति आने पर कुछ उम्मीदें जगी हैं और वो भी कितनी धरातल पे उतर पाएंगी। हमारे जूनियर स्कूल्स हो या कॉलेजेस अभी एनईपी लागू करने की स्थिति में दिखते तो नहीं हैं बिहार में। मैम ना सिर्फ दिखते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अगर आप इंटर्नशिप कह रहे हैं कि आपको करनी है, तो इंटर्नशिप करने के लिए उतने प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, एनजीओज होने चाहिए जहां वो जाए और इंटर्नशिप करें। बिहार में तो नहीं, सरकार कितना अकोमोडेट कर सकती है, वो अकोमोडेशन नहीं हो पाती। और उसके साथ साथ एनईपी जो है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहता है, तो वो स्किल के पीछे भागते भागते हम पहले वैल्यू ही नहीं दे पा रहे थे, अब स्किल कहाँ से एक इसमें ऐड वैल्यू। वैसे तो हर जनरेशन अपने आगे वाले जनरेशन को ये कहते आया है, मगर वैल्यू और इमोशंस नई जनरेशन को थोड़ी सी हल्की कमी दिखती है, या यूं कहें कि हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा इमोशंस और केयरिंग देख ली है, तो अभी थोड़ी। मैम ये जो जनरेशन, जैसा मैंने बोला ना, ग्लोबलाइजेशन का बाई प्रोडक्ट है, तो इनके अंदर मटीरियलिज्म बचपन से घुस जाता है। मटीरियलिज्म घुसने का मतलब ये है कि अगर आप पुरानी पिक्चरें देखें तो देवदास जो है वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है। इनकी नई जनरेशन की कबीर सिंह अगर हम पिक्चर देखें, उसमें क्या होता है कि वो आदमी अपने आप को बर्बाद तो कर रहा है और उसका काम धंधा सही चलना चाहिए। अपने वो अच्छा डॉक्टर है, उससे वो खूब पैसे कमा रहा है, उसको चाहे वो जैसे उड़ाए अपने आप को बर्बाद करे, लेकिन मेरा बिजनेस सही चलना चाहिए। तो ये जो हमारी जनरेशन है ये पूरी की पूरी बिजनेस ओरिएंटेड और मटीरियलिज्म ओरिएंटेड जनरेशन है। और इसके साथ क्या होता है कि जहां आप अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वहां आप भावनाओं से या कनेक्शन से या फिर कह लीजिए वैल्यूज से थोड़ा पीछे हटे। ये अभी के जनरेशन में तो देखने को ज़रूर मिलता है, और ख़ासकर बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ अब आप पटना शहर की ही बात करें तो बुज़ुर्गों की संख्या, बड़े बड़े कोठियाँ हैं और उसमें माँ बाप अकेले हैं, और बच्चे ये नहीं कहेंगे कि वो उनकी चिंता नहीं करते हैं, मगर फिर भी वो यहाँ नहीं है। और नहीं होने का कारण कई बार सामाजिक है
और कई बार पॉलिटिकल है। उन्हें यहाँ जगह काम करने की व्यवस्था नहीं मिली और सालों साल ये होते रहते के कारण अब क्या है, अब बिहारी बच्चे बाहर ही जाना चाहते हैं। तो क्या इसे एक एजुकेशनल पलायन जो हो रही है, जो हम कहते हैं मजदूर बाहर जा रहे हैं मगर यहाँ तो बच्चे बाहर जा रहे हैं, उस पे आप क्या सोचते हैं? मैम मेरा मानना ये है कि भारत में चाहे वो दिमागी लेबर हो, चाहे वो फिजिकल लेबर हो, दोनों का जो पावर हाउस या पावर हब है वो हमारा बिहार है। हम्म, बिहार इसमें और कोई यूपी, ये दोनों स्टेट अगर ना हो तो जितने भी स्टेट्स अभी प्रगतिशील उनमें प्रगति बहुत अच्छे से हो रही है वो खत्म हो जाएगा। हमारे लोग बाहर जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी सरकार शायद हमको पिछले कुछ सालों में वो सुविधाएं नहीं दे पाई और उस माहौल नहीं दे पाने की वजह से लोग बाहर चले जाते हैं। थोड़ा बहुत इसमें शिक्षा वाली बात भी आ जाती है कि हमने सही इंस्टीट्यूशंस हम खड़े नहीं कर पाए कि हम अपने लोगों को रोक लें, ना ही हम प्राइवेट सेक्टर को लाके नौकरियां दे पाए। वो अलग अलग फेजेस में उसके बहुत सारे कारण हैं। जेरियाट्रिक केयर मैम पूरे भारत में ऐसे ही बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जब से मेडिसिन में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है तब से लोगों की औसत उम्र बढ़ती जा रही है और औसत उम्र बढ़ने के साथ साथ ये भी है कि इकोनॉमिक इम्पेरेटिव आता जा रहा है। पैसे कमाने इतने ज़रूरी हो गए हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी और खुद के लिए भी, कि लोगों को अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरी जगह रहना पड़ता है। और ये बहुत दुखद स्थिति हो जाती है। वो बड़े शहरों में एडजस्ट नहीं कर पाते और बच्चे यहाँ आ नहीं पाते। अगर अगर नई सरकार जो आने वाली है, ये ये भी एक मुद्दा है हमारे समाज की, जहाँ बच्चों को वापस लाने की कोई व्यवस्था जरूर बनानी चाहिए नई सरकारों को। जैसे मैम मेरा एक बचपन का मित्र है, अब ये जनाब 2019 में ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया, वहाँ अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। बाय चांस उनका भी नेट निकला हुआ था, तो उस दौरान जो है वो BUSC का फॉर्म आया, उसने फिल किया, उसका हो गया। होने के बाद उसके साथ क्या हुआ कि उसको नौकरी लग गई। अब वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के बेचारा आया है RN कॉलेज हाजीपुर। अच्छा, ठीक है। और अब वो बोल रहा है कि यार मैं तो दूसरी दुनिया देख के आया हूँ, ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ सिस्टम ढंग से काम क्यों नहीं करता है, यहाँ पे लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो उसको जो मैं जवाब देता हूँ वही जवाब मैं आपको दूंगा कि हमारे यहाँ सिस्टम फेलियर अलग अलग जगहों पर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह बहुत अच्छी है, आपको वो अलग अलग जगह दिख जाता है। प्राइवेट सेक्टर में दिख जाता है, गवर्नमेंट में भी दिख जाता है, शिक्षा में भी दिख जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिख जाता है और माइंडसेट में भी दिख जाता है। जो पिछले कुछ दशकों से बिहार में राजनीति ने स्वरूप दिया अपनी इनएफिशिएंसी या एफिशिएंसी की वजह से, हमारा माइंडसेट वहाँ ढल चुका है। हम उसी के आदी हो गए हैं और हमें वही सिस्टम चाहिए। और वो जो सिस्टम हमें चाहिए वो सिस्टम प्राइमरली आप देखिएगा कि हम एस्पायर तो करते हैं पर रुक के चेंज नहीं करते। और जैसे अभी आप बात कर रहे हैं वो युवा प्रोफेसर की, तो वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम अपने उसी कॉलेज को बढ़िया सा कॉलेज बनाएं और सिस्टम में बदलाव लाएं? ऐसा इसलिए है मैम क्योंकि अगर बदलाव लाने की कोशिश की जाती तो अब उसको आदत है एक दूसरे एजुकेशन सिस्टम की जो उसने ऑस्ट्रेलिया में देखा, अब वो इम्प्लीमेंट करता है तो वो यहाँ पे काम नहीं करता। ये बात तो सही है। और उन कॉलेजेस में व्यवस्थाओं की कमी तो बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, जिसे हम हर बार देखते हैं। तो चलिए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अभी के इलेक्शंस की। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो जो पहले बार जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके लिए क्या संदेश होना चाहिए? वो किस तरह से बातों को तौले, क्योंकि उनके पास जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे यूथ वोटर्स ज़्यादा हैं इस बार के इलेक्शंस में, तो उनको सही सोच के साथ कैसे आगे बढ़ सकेंगे? शायद लगभग 14% के आसपास ऐसे वोटर्स हैं जो कि युवा, मतलब इस इलेक्शन या तो पहली बार वोट देंगे या तो फिर वो उन्होंने पिछले इलेक्शन में वोट नहीं दिया तो पहला बार वो अपना वोट रियलाइज करें। उनके लिए मेरे पास कहने को पैरामीटर्स है कि आप ये देखिए और फिर आप नाप तोल के वोट कीजिए। सबसे पहली चीज जो आप जो देखिए वो ये देखिए कि आपकी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन खड़ा है।
अगर आप वहाँ से किसी अच्छे इंसान को चुन के भेजेंगे तो आप जाहिर सी बात है पूरे सिस्टम को अच्छा करेंगे। आपकी समस्या ये नहीं है कि विधानसभा में क्या बिल आया, आपकी समस्या आपके अगल बगल में स्कूल का अच्छा ना होना, आपके रोड का अच्छा ना होना, आपके यहाँ ट्यूबवेल ना होना, आपके यहाँ बोरवेल ना होना, ये समस्या है। इसका जो निदान है वो आपका लोकल एमएलए करेगा, ना कि ये। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं। दूसरा, अगर आप ब्रांड पे भी जाते हैं और किसी ब्रांड के नेता को सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करने के खुद से पूछिए बात कि 10 कारण क्या है, मैं उनकी किस नीति से सहमत हूँ, मैं उनकी किस नीति से असहमत हूँ, मुझे उनकी नीतियों में और उनके किए गए कामों में या उनके किए गए वादों में क्या अच्छा लगता है। इसके लिए उनको या तो मैनिफेस्टो पढ़ना पड़ेगा या तो फिर जागरूकता के साथ जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं, किस लिए कहते हैं। उसके बाद आप उनकी खुद की परिकल्पना क्या है, वो अपने एरिया को, अपने अगल बगल के लोगों को किस किस रूप में देखना चाहते हैं और उस परिकल्पना के साथ कौन सी पार्टी, कौन सा नेता अलाइन करता है, ये उनको देखने की जरूरत है। आखिरी चीज जो उनको देखने की जरूरत है कि वो जिसको भी चुने वो इंसान उनके लिए एक्सेसिबल है कि नहीं। ये बहुत जरूरी बात है कि जब बातें होंगी तभी कुछ काम हो सकता है। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि ये वो सीजन है जिसमें नेता मेहनत मशक्कत तो पूरी करते हैं, अभी तो मिलने में कोई दिक्कत ही नहीं, बट इसके बाद अगर वो मंत्री बन के पटना आ गए तो उनसे मिलने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। एमएलए बनकर भी आ जाते हैं तो मिलने मिलाने के सिलसिले में कमी तो आ ही जाती है। तो एक और चीज जो युवा हमेशा कुछ आसपास युवा को बोलते सुने हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। अब उनके सोच के हिसाब से उनके एरिया में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनका कहना है कि वो लोग उन्हीं लोगों में से किसी एक को चुनना है, कोई ऑप्शन तो उनके पास है नहीं। तो आपको क्या लगता है युवाओं को क्या करना चाहिए? मैम इसमें क्या है ना कि आप दो तरीकों से इसको देख सकते हैं। चलिए हर तरफ बुराई है, हम थोड़ी कम बुराई चुन सकते हैं। हाँ, ये बात सही कहा आपने। ठीक है, अगर हर तरफ सब बुरे हैं तो या तो हम उसको चुने जिसमें हमको लगता है कि कम बुराई, या दूसरा तरीका है कि जो आपने कहा कि नोटा दे दें। नोटा पर फिलहाल री इलेक्शन का कोई प्रावधान नहीं। आप नोटा दे करके पिछले चुनाव में, जहां तक मुझको याद आ रहा है, तो कि कुछ कितने प्रतिशत 8% के आसपास वोट गिरा था नोटा में। ठीक है, चिराग पासवान जी की पार्टी को कुछ 5 से 6% के बीच में था, उससे ज्यादा वोट गिरा था नोटा में। उनको 23 लाख कुछ था, उससे कुछ ज्यादा जो है नोटा में वोट गिरा था। अब आप जो है वो नोटा डाल सकते हैं, अपनी नाराजगी दर्ज करा सकते हैं, पर उसका रियल लाइफ सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे नेताओं ने ये प्रावधान नहीं डाला है कि नोटा अगर आ जाता है तो अगर नोटा पे 30% वोट पड़ गया या 20% वोट पड़ गया तो हमको वहां बाई री इलेक्शन कराना पड़ेगा। वो प्रावधान नहीं। आप नोटा डाल करके अपनी नाराजगी जरूर व्यक्त करें, बट उस नाराजगी को व्यक्त करने के साथ ये भी सोच लें कि अगली दफा फिर वही खड़े होने वाले। तो आप जो कर रहे हैं अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं, बट आपके पास ये राइट नहीं रहेगा अगली बार ना उस नेता के पास जाके बोलेगा मैंने तुमको वोट दिया है, तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। ये अधिकार आप खो देंगे। तो इससे बेहतर हम आपके अनुसार बच्चों को या जो भी नए युवा है उन्हें वोट उन लोगों के और उनके मुद्दों पर देना होगा और समाज में बदलाव करने के लिए। और फिर चेंज के बाद हमें तो ये लगता है कि क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, जो हम भूल जाते हैं। हम शिकायत तो करते हैं आपस की गोष्ठियों में, मगर जहाँ शिकायत सचमुच दर्ज करनी होती है वहाँ तक हम शिकायत कम पहुँचा पाते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि बिहार के चुनाव में विकास पे कोई मुद्दा ही नहीं रहा। जब भी मुद्दा रहा वो जातिगत मुद्दे रहे और लोकल मुद्दे रहे। लेकिन अभी जो हम लोग रीसेंट ट्रेंड देख रहे हैं, लोकल मुद्दे तो कई सारे दब से गए हैं, लेकिन जाति अभी भी एक विशेष मुद्दा है। इस पे आप क्या कहेंगे? पहले तो मैम मुझको ना एक बात सबको समझानी कि हम सबकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी में पहला ये हो जाएगा कि आप स्त्री हैं, फिर आपने जहाँ से स्कूल से पढ़ाई की, आप बिहार की रहने वाली हैं, आपका गांव क्या था, आप जो है वो कहाँ क्या काम कर रही, ये सब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। पूरी दुनिया में वोटों के लिए या डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए हमेशा आइडेंटिटी का सहारा लिया जाता है।
अगर आप मुद्दों का सहारा लेंगे तो मुद्दों का सहारा लेके लोगों को एकजुट करते हुए वोट पाना मुश्किल है। एक आइडेंटिटी का सहारा लेके वोट पाना आसान है। वो आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, धर्म हो सकता है, वो आइडेंटिटी स्त्री होना हो सकता है, वो आइडेंटिटी जो है जाति हो सकती है, क्योंकि भारत के अलावा कहीं जाति है नहीं। कास्ट जो हम अंग्रेजी शब्द प्रयोग करते हैं रिलीजन है लेकिन जाति वो कास्टा से आता है। कास्टा का मतलब होता है प्योर ब्लड। तो कास्ट का कोई है नहीं, जाति का कोई वैसा कोई शब्द ही नहीं बना वेस्ट में, पूरा इंडियनाइज सिस्टम। अब जाति के अलावा वो धर्म हो गया, हो सकता है कि आपका कोई मित्र हो जो कि आपके साथ कॉलेज में हो और वो चुनाव लड़ रहा है। अब आप उसको ऑब्वियसली सपोर्ट करिएगा क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उसके साथ जुड़ी हुई और कई सारी यादें जुड़ी हुई। हाँ, तो अब दिक्कत क्या है ना कि हमने या स्कॉलर्स ने बिहार और यूपी को बदनाम कर दिया है कि यहाँ तो जात होता है, यहाँ तो जाते पात पे वोट होता है, यहाँ तो इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं। इसकी परिभाषा बदलनी होगी। जात पात बड़ा अच्छा सा शब्द आपने दिया है कि आइडेंटिटी, जात शब्द न बोलकर आइडेंटिटी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है। और आइडेंटिटी तो ये आपने सही कहा कि हमारे साथ पढ़ने वाले लोग या आस पड़ोस के लोग, या तो हम उनसे बहुत खफा होते हैं या फिर हम उनसे बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। और मैम साउथ में इतना इस्तेमाल होता है इसी जाति का, साउथ में भी जाति है, साउथ में भी जाति के हिसाब से सब होता है और उसकी चर्चा नहीं होती। रजनी कोठारी करके एक स्कॉलर है, बच्चों को पढ़ाते वक्त अक्सर हम उनको कोट करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कास्ट घुस गया। ठीक है, उल्टा हुआ, कास्ट में पॉलिटिक्स घुसी है। कास्ट 2-2,500 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है या आइडेंटिटी, उसको पॉलिटिक्स ने अपने हिसाब से मोबिलाइज करना शुरू किया आज़ादी के बाद खासतौर से। तो पहला कि कास्ट एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी से वोट पाना ज़्यादा आसान है बजाय मुद्दों से, तो उसका इस्तेमाल होना लाजमी है, कोई भी नेता करे। एक ब्रिज सा बन जाए आइडेंटिटी और मुद्दों के बीच और यूनिफाई हो जाए तो ज्यादा बेहतर ऑप्शंस बनकर आएंगे। हाँ, और ये है कि अगर पिछले जैसे 20 सालों में नीतीश कुमार जी का भी अगर वो देखें हम रिकॉर्ड, तो उन्होंने विकास, बिहारी अस्मिता, ये सारे मुद्दे रखे, बट उसके अंदर उनकी सोशल इंजीनियरिंग थी। विकास ऊपर के लेवल पे विकास था और नीचे के लेवल पे सोशल इंजीनियरिंग वैसी चल रही थी कि मेरा लव कुश का कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा इसका कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो हर जगह दोनों चीजें साथ में चलती। बस बिहार में क्या होता है कि हमने मान लिया है कि फलाना पार्टी इस कास्ट की, फलाना पार्टी उस कास्ट। इसमें आई थिंक जो प्रशांत किशोर वाली पार्टी जो करने की कोशिश कर रही है कि लोगों को जाके बोल रहे हैं कि भैया अपने बारे में सोचो, ये अभी हम नेक्स्ट यही आने ही वाले थे, तो एक एक करके हम सभी पार्टियों की चर्चा कर लें। तो आपने शुरू कर ही दिया है, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसकी व्यवस्था कैसे दिख रही है आपको? मैम एक नई पार्टी है, पिछले एक मतलब प्लानिंग ऑब्वियसली उनके पहले से रही होगी, पर पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने फुल फ्लेजेड अपने आप को डेवलप किया है, यात्राएं की, संगोष्ठियाँ की हैं, लोगों से मुलाकात की है और फंडिंग वगैरह के सारे इसको फैसलों को मतलब बातों को दरकिनार करते हुए, कंट्रोवर्सीज हैं वो उनको दरकिनार करते हुए ये कोशिश अच्छी है कि आप जागरूक मतदाता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो प्रशांत जी की जो प्रयास के साथ ये तो जरूर है कि गांव में लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा, ये शब्द कई बार सुनने को मिलता है, तो ये जागरूकता तो जरूर आ गई है। ये जो आइडेंटिटी की जगह तुम वोटर की तरह और अकेले वोटर की तरह सोचो, ये सोच जो है ये एक तरीके से राजनेताओं के लिए, उनके खुद के लिए भी खतरा है। आज तो वो बोल के निकल जाएंगे कि भैया आपको क्या मिला, कल को अगर मान लिया आज से 5 साल 10 साल आप आ गए तो कल को वही वोटर आपसे पूछेगा आपने मेरे लिए क्या किया। ये सोच लोगों के अंदर लाने की कोशिश अच्छी है। राजनीतिक तौर पे मतभेद या हो सकता है कि हो सकता है, हाँ, पर ये कोशिश अच्छी है, इस कोशिश के लिए उनकी सराहना करनी जरूरी है। बट इसके साथ एक और फैक्टर आ जाता है कि आप चाहे जो कर लीजिए, क्योंकि जाति केवल जाति नहीं, जाति आपकी एक आइडेंटिटी होने के साथ साथ आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी तय करती है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपकी जरूरतें तय करता है। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई। तो मेरी नजर में आप जाति से हट के, ठीक है, हो सकता है जेन ज़ी के अंदर ये कैपेबिलिटी हो
क्योंकि जेनजी का कोई आज के डेट में किसी से नहीं पूछता तुम कौन सी जात के हो। हाँ, ये नए नए जनरेशन में ना ये जात पे है और ना ही वैसा कोई टाइटल पे कोई गौर करता अभी है। ये भी तो बात है कि जो नए जेनजी हैं उनके माता पिता दोनों कई बार दूसरे जातियों से भी हैं। हाँ, इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो इधर बढ़ी है। हाँ, इंटरकास्ट मैरिजेस के साथ साथ ये भी हुआ है कि जो लूजली बेस्ड कास्ट की आइडेंटिटी थी वो डिमिनिश होना शुरू हुई है और अब क्लास एज एन आइडेंटिटी उससे जेनजी ज्यादा ये करता है। जैसा मैंने बोला कि इकोनॉमिकली उनका दिमाग जो है उस तरफ है तो वो क्लास से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। बाकी प्रशांत किशोर की पार्टी क्योंकि अभी नई है तो बिना उनका इलेक्टोरल परफॉर्मेंस देखे मैं कुछ कह नहीं सकता। इससे एक जो चीज मुझको सबको बतानी भी है, पिछले बिहार के चुनाव में जो गठबंधन जीता और जो गठबंधन नहीं जीता उनके बीच में केवल 11,000 वोटों का फर्क था, केवल 11,000। बताइए, ठीक है, तो ये वाले जो बिहार के चुनाव हैं ये ना सिर्फ रोमांचक है, पिछला वाला चुनाव जो है वो कोविड की छाया में सोशल मीडिया पे और जमीन पे लड़ा गया था, दो अलग अलग जगह अलग अलग पे लड़ा गया था। उसमें भी कमाल की बात ये थी कि जिन पार्टियों से उम्मीद नहीं थी उनका सोशल मीडिया का खर्चा ज्यादा था। सबको लगा था कि बीजेपी का खर्चा ज्यादा, पर धरातल पर जेडीयू और कांग्रेस ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया था सोशल मीडिया। खैर वो अलग बात है। अब इस चुनाव में क्या है कि चिराग जिनके पास कुछ 5% के आसपास वोट पाए थे 135 सीटों पर लड़ने को, वो चले गए वापस एनडीए में। आरजेडी के साथ जो महागठबंधन वाला पार्टी उसमें जो है अलग अलग पार्टियां हैं। अगर किसी को भी नए आगे आने वाले चुनावों को के बारे में सोचना होता है तो पुराने चुनावों का वोट शेयर देखता है। आरजेडी का वोट शेयर लगातार बढ़ता है। ये बढ़ता हुआ वोट शेयर खतरे की घंटी है एनडीए गठबंधन के लिए। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको पढ़ाते हैं कि कुछ पार्टी सिस्टम करके होता है, कौन सी पार्टी है, कितनी पार्टियां हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम है, नो पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम। बिहार में थोड़ा सा मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो कोलिशन सिस्टम के साथ मिला हुआ है। हमारे यहाँ 2 बड़े कोलिशन है, उसमें एक ऐसी पार्टी है जो कभी इधर होती है तो कभी उधर होती है। तो 3 बड़ी पार्टियां अभी तक हैं बिहार में, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। इन तीनों में से जो भी 2 पार्टी एक साथ लड़ी की उनका वोट शेयर जो है वो 37 से 38% के बीच में जाएगा। सरकार बनाने के लिए आपको 37 से 38% वोट चाहिए। इसमें एक नया तड़का आता है प्रशांत किशोर की तरफ से, क्योंकि अब ये वो अब किसके वोटों पे इम्पैक्ट करेंगे। जब नए नए आए थे तो बीजेपी टीम बी की चर्चा थी, अब ये चर्चा होती है उनके बारे में कि ये तो एनडीए का ही वोट काट रहे हैं, क्योंकि ऐसा मान कई बड़े बड़े खुलासे उन्होंने एनडीए के खिलाफ कर दिए, एनडीए के खिलाफ भी किए। और एनडीए के अंदर खाने जो नेताओं में बात होती है उसमें ये बात है कि जो अपर कास्ट वोट्स हैं, जो पढ़ा लिखा या फिर पढ़ा लिखा जो तबका है अपर कास्ट के अलावा, वो प्रशांत किशोर की तरफ इंक्लाइंड है थोड़ा सा। वो सोशल मीडिया दिन भर दिख रहा है ना, और सोशल मीडिया पे आप प्रशांत कुछ कर लो, बीजेपी तक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बीट नहीं कर पा रही प्रशांत। वो जो स्टेटमेंट का टाइमिंग और स्टेटमेंट के टाइमिंग के साथ साथ उसका रेकरिंग चलवाना मल्टीपल अकाउंट से या जैसे भी जो भी उनकी स्ट्रैटेजी होगी वो एकदम स्पॉट ऑन है। उसमें मैं उनको पूरे नंबर दूंगा कि बीजेपी 9,000 शक्ति केंद्र स्टैब्लिश करेगी अभी सोशल मीडिया और बाकी चुनावों के लिए, उसके बिना भी वो वहां पे पहुंचे। शक्ति केंद्र पहले से ही स्टैब्लिश है और सभी मोबाइल में सभी को, और वैसे भी वो कई सारी सरकारें कई प्रदेशों में बनवा कर आए हैं। तो उनका वो एक्सपीरियंस उनकी कैंपेनिंग में और कैंपेनिंग की टाइमिंग पे झलकता है। उन्होंने शुरुआत से हमला करना स्टार्ट नहीं किया। शुरुआत में वो ज्यादा मुखर विरोधी नजर आ रहे थे राजद के, फिर उनको जब दिखा कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है तो उधर शिफ्ट की, तो उन्होंने फिर इधर टारगेट किया। तो प्रशांत किशोर बेसिकली इलेक्शन मैनेजमेंट तो बहुत अच्छी करते हैं और बहुत कुशल मैनेजमेंट करते हुए कई सारी पार्टियां हैं, अभी के जितने पार्टी हैं कभी न कभी उनसे मदद ली। वो एक्सपीरियंस उनका दिखता है। उनके साथ जो दिक्कत होगी वो दिक्कत ये होगी कि जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है वो वोट में तब्दील होते हैं। नहीं, वो अब वो सब उनसे बोलेंगे कि मुझको आप यहाँ से टिकट दीजिए, मुझको आप यहाँ से टिकट, सब आशा बना के रखे हुए। जिन्होंने जिस जिले में उनको मदद किया सब अपनी अपनी आशाएं बना के रखी।
वो आशा टूटने के बाद कितने लोग साथ रहते हैं। हाँ, वो तो टीवी में भी दिख रहा है कई बार। वो सभी पार्टियों की बात वो है। सभी पार्टियों के साथ भी है मैम, और प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ थोड़ा ज्यादा क्यों इसलिए है क्योंकि वो नई बात पहली दफा लड़ रहे हैं। और लोगों ने उम्मीदें ज्यादा बांध रखी हाँ, हैं। लोगों ने उम्मीदें ज्यादा बांध रखी हैं, पर साथ में ये भी है कि प्रशांत किशोर इज अ डार्क हॉर्स। यू डोंट नो व्हाट दिस, मतलब या तो वो किंग मेकर बन के निकल सकते हैं या कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। अगर ये वो किंग देखने मेकर वाला बन के निकले तो वो किधर जाएंगे, वो उनका डिलेमा है। अभी तक तो उनके उनके शब्दों में वो एकदम अपने पार्टी के साथ ही रहेंगे और किधर भी नहीं जाएंगे, ऐसा अब तक के बयानों में तो आया है। उसके साथ साथ ये भी है कि उनके लिए डिलेमा ये होगा क्योंकि दोनों ही दलों की, दोनों ही एनडीए और महागठबंधन दोनों ही की बुराई वो कर चुके हों, तो वो जहां उधर जाना चालू करेंगे ऑपोजिट पार्टी रील चलाना चालू कर देगी कि भाई ये देखिए ये बोलते थे अब हाँ, इनके साथ जा रहे हैं। हाँ, ये तो बात वो तो है। उनका डिलेमा उनके पास होगा। एक संभावना ये भी है कि अगले विधानसभा चुनाव में थोड़ी बहुत कि त्रिशंकु जा सकता है, जिसकी संभावना ज्यादा दिखती हुई लग रही है। और इससे क्या है कि हमारे वोटर्स के को समझना होगा, क्योंकि हमारा ही पैसा, जो टैक्स के पैसे से जो इलेक्शंस होते हैं, वो आप सोचिए कि वो डेवलपमेंट में न जाकर फिर इसी प्रोसेस में हम आएंगे, तो ये स्थिति बड़ा ये भयावह स्थिति होगा। खराब भी होती है। इससे एक तरीके से लोकतंत्र का अपमान भी होता है। देखिए मेरी नज़र में जैसे अभी हम लोक आस्था का महापर्व छठ मनाएंगे, हाँ, उसी तरीके से लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है। और इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता के ऊपर ये छोड़ दिया जाता है कि अगले 5 साल के लिए आप किसके ऊपर दाव लगा रहे हैं, या आपके हिसाब से कौन सा ऐसा नेता या ऐसी पार्टी है जो आपका भविष्य बना सकती है। अगर जनता इंडिफरेंट हो जाती है, इंडिसाइसिव हो जाती है, तो दिक्कत ये आती है कि अगले चुनाव में फिर वोटिंग पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और बहुत बारी इंडिसाइसिव लोग दाएं से बाएं हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बारी जनता ये बहुत क्लियर कट बिहार की जनता को एक स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए कि हम जिसके साथ हैं पूरा पूरी तरह से। हालांकि आंकड़े ये बोलते हैं कि कड़ा चुनाव, और इसके साथ इस चुनाव में क्योंकि अभी तक आप देखिएगा कोई मेजर नैरेटिव बिल्डिंग नहीं हुई और बहुत रोमांचक होते जा रहा है जैसे जैसे चुनाव हाँ। नजदीक आ रहे हैं। और एक और चीज, यहीं पे हम लोग जब चर्चा कर ही रहे हैं, तो एज अ प्रोफेसर आपको क्या लगता है कि, और वो भी पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो 2 फेज में चुनाव या 5-6 फेज में चुनाव, इस पे कोई चर्चा कभी हम लोग करते नहीं है। ये कौन सा बेहतर ऑप्शंस होता है? वैसे तो लोगों का मानना है कि कम समय में चुनाव हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। कम समय, देखिए जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती, सरकार का पूरा सिस्टम स्टैग्नेट कर जाए, वो रुक गया है, वो थम गया है। ना कोई नया काम होगा, ना कोई टेंडर निकलेगा, ना कोई ऐसा काम होगा, ना कोई फंड रिलीज होगा। तो वो 1 महीने से ज्यादा का अगर पीरियड जाता है तो सरकार के काम पे लॉस होता है। और सरकार बहुत बारी चुनावी सालों में अगर हम डेटा देखें तो खर्चा नहीं कर पाती है जो उसने बजट में एलोकेट किया था पिछले साल। वो खर्चा जो है, जो नहीं कर पा रही है, जो पैसा लौट जा रहा है, वो तो जनता का पैसा है, वो तो लैप्स कर गया, वो तो हाथ से गया। आप ये देख, मतलब लोग ये देख लेते हैं कि इस इलेक्शन में सरकार को 200 करोड़ लग गए, 300 करोड़ लग गए, 500। अरे भाई, हजारों करोड़ तो तुम्हारे लैप्स कर गए। ये एंगल ज्यादातर लोग नहीं देख पाते हैं जो आपने यहाँ रखा, कि ये लैप्स कर जाते हैं पैसे। फिर भी कम कम न दिन के चुनाव और ज्यादा दिन के चुनाव में, जैसे आपने कहा, ज्यादा दिन के चुनावों का फेजेस में ज्यादा होने पर एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा बढ़ती है अगर नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो तो। बेसिकली आप कम स्टाफ में ज्यादा काम कर पाते हैं। वेराज अगर आप 2 फेज में कर रहे हैं तो आपको ज्यादा स्टाफ डिप्यूट करना पड़ता है, सारे स्टाफ को डिप्यूट करना पड़ता है। इसमें मैम एक चीज मैं जो ऐड करना चाहूंगा, पॉलिटिकल मनूवरिंग एक शब्द है। हमारे यहाँ हुआ क्या है कि जैसे प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे, वैसे ही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का भी जमाना आ गया। ये कुछ नया है, ये पहले नहीं हुआ करता था। हाँ, ये पहले तो ये सोशल मीडिया और ये तो इसका समझिए प्रशांत किशोर जी की ही देन है कि इस तरह की सोच, और ये एक तरह से एक नए एवेन्यू को भी खोला है। हाँ, जैसे मैं अपने बच्चों को अक्सर बोलता हूँ, जो मेरे बच्चे होते हैं, कि यार ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिए, मास्टर्स कर लिए, एक है नेट करो, यूपीएससी करो, बीपीएससी करो, एक बार पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की तरफ भी देख लें।
कि तुमने यही पढ़ाई की, तुम किसी आईआईएम के मैनेजमेंट किए हुए बंदे से ज्यादा अच्छे से राजनीति की समझ रखते हो, ठीक है। ये तो सही तो है। वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वाले लोग खुद कहते हैं, ठीक है, कि पॉलिटिकल मनूवरिंग में क्या चलता है किसी चुनाव में या क्या नहीं चलता है किसी को पता नहीं होता। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है तब लोग बोलते हैं कि ये चल गया इसका, हाँ। ये इसका दाव था, ये चल गया, इसका ये समीकरण चल गया, वो चल गया। जब भी चुनाव का टाइम ज्यादा होता है तो पॉलिटिकल मनूवरिंग या नैरेटिव चेंज करने का टाइम ज्यादा मिल जाता है, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा है। बट अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन या जनता के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कम से कम इसमें चुनाव होने चाहिए। हो सके तो जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की चर्चा है, हालांकि कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ऑपोजिशन कहता है कि इससे पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, असेंबली और पार्लियामेंट, वो ठीक सुझाव है, पर ये तब ठीक सुझाव है जबकि एकदम क्लियर कट हो कि दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। हमारा वोटर जिस दिन इतना एजुकेटेड होगा ना कि उसको पता होगा कि हमको यहाँ पे सेंटर में क्या देना सेंटर है और स्टेट में क्या देना है, उस दिन हम इस पे जा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्रशांत जी की बात की, उसी तरह से राजद जो तेजस्वी यादव अभी नेतृत्व कर रहे हैं और चिराग जी यूथ पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं, या यूं कहें कि जिस गठबंधन में है, ये लोग के पॉलिटिकल कैरियर्स आप सभी लोग बड़े गौर से सभी लोग देख रहे हैं। इनके और कई बार ये वोटर्स को डराया भी जाता है कि 2004 से पहले के समय को वापस ना आ जाने दिया जाए, इस तरह की बातें होती हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मैम पहले आते हैं थोड़ा सा परिवारवाद के ऊपर बेस्ड राजनीति। परिवारवाद की राजनीति में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि नेता जो है वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों तरफ से चलता है। ये ऐसे चलता है कि नेता अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं पर वो लोग होते हैं जो वोट देके उसको जिताते हैं। एकदम सही, ठीक है। तो अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो भाई सीधा नकार दीजिए, सीधा नकार दीजिए, नहीं भाई तुम इनके बेटा तुमको देंगे ही नहीं वोट चुनाव। फिर उसके बाद आप बोलें कि परिवारवाद है नहीं है, वो आपके ऊपर। क्योंकि अगर हम एक आम इंसान की तरह बात करें तो हर इंसान यही चाहता है कि अपने बच्चों के लिए मैं बेस्ट करके जाऊं। अगर एक प्रोफेसर है तो उनके बच्चे प्रोफेसर, खासकर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही बन जाते हैं, या फिर जो भी वो कर सके उनको मैं बेस्ट दे के जाऊं, उनके लिए संपत्ति छोड़ के जाऊं, उनके लिए ये करके जाऊं। ये हर एक माँ बाप सोचते हैं, ऐसे ही एक राजनेता भी सोचता है। हाँ, अगर राजनेता भी सोचते हैं तो किसी तरह से गलत तो नहीं सोचते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि उनकी सोच के कारण बस पूरे समाज पे असर पड़ता है, इसीलिए चिंता की इसीलिए वो चिंता का विषय बन जाता है। तो परिवारवाद से इतर जो मेरा फोकस एरिया होगा वो तेजस्वी और चिराग दोनों के पॉलिटिकल करियर्स। राजद और उसके पीरियड में सब कुछ अच्छा था ये तो मैं कह नहीं सकता, ये सरासर ये होगा। हालांकि कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने जो राजद का पीरियड था उसको सोशल चर्निंग बोला है। सोशल चर्निंग थी, जो लोअर कास्ट थे या जो जिनको नीचे का कास्ट माना जाता था, ओबीसी सेक्शन खासतौर से, वो ऊपर आ रहा था। तो क्योंकि समाज के अंदर ऐसा मंथन चल रहा था, चर्निंग चल रही थी, बदलाव का तो जरूर था। बदलाव जो आ रहा था तो वो बदलाव का रिप्रेजेंटेशन था, इससे लोगों को दिक्कत। पर अगर हम जो परसेप्शन बैटल देखें या इवन आंकड़ों को देखें तो बिहार में क्राइम ज्यादा था, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट। हम ये भी देखें कि अपहरण का, एक्सटॉर्शन का बिजनेस, माहौल, डर का माहौल, 7 बजे बाहर ना जाना, अजीब अजीब कहानियां खबर में सुन लेना। मैं खुद इनफैक्ट प्रथम दृष्टिया उसी पीरियड में भोगी। तो कभी कुछ किडनैपिंग का थ्रेट आ गया था और मेरी 3rd स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड की पढ़ाई मुख्य रूप से घर पे बैठ के हुई। ठीक, उस वक्त ऐसे माहौल, उस वक्त ऐसा माहौल था। आई थिंक वेरी सीरियसली दैट तेजस्वी is a son who has got a legacy, but he's also carrying the sins of his father on his back. तेजस्वी एक प्रॉमिसिंग नेता हो सकते हैं, बट जो भी गलत चीजें लालू यादव जी को एट्रीब्यूट की जाती है वो सारी चीजें तेजस्वी भी करेगा। ये बात परसेप्शन बना के ही, ये परसेप्शन बना करके बेसिकली ऑपोजिशन वाले दौड़ाते हैं और लोग उसको पकड़ते भी। अब इस चुनाव में गड़बड़ क्या है एनडीए के साथ, बार बार क्यों नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जंगल राज चिल्लाते हैं? 2000 के बाद का वोटर है, ये जंगल राज नहीं देखा है, इसको पता ही नहीं कि जंगल राज क्या होता है। उसके लिए तो पटना यही, हाँ। उसके लिए तो उसका मुजफ्फरपुर यही, ठीक।
उसके लिए तो वही कई सारे नए कैफेज खुल रहे हैं, कई सारी नई नई चीजें आ रही हैं, तो उन्हें तो जंगल राज की कोई आइडिया ही नहीं है कि और अगर कहें तो उन्हें ये कहानी के रूप में देखते हैं। हाँ, उनके तो उनके लिए वो किंवदंतियां हैं। हाँ, कि अच्छा ऐसा होता था कि रात में सिपाही सड़क पे जाने से डरता था कि उसका बंदूक छीन के भाग जाएगा सब। अच्छा, किडनैपिंग हो जाती थी, कहाँ कोई किडनैप करता है। ठीक है, तो ये एनडीए बार बार वो नैरेटिव वापस इसलिए लाता है ताकि लेगेसी वाला पार्ट जो है वो एलिमिनेट करके सिन के ऊपर फोकस किया जाए कि ऐसा हुआ, करप्शन हुआ, मारा काटी हुई, ये हुआ, वो हुआ, खराब हो जाएगा सब कुछ, ये लोग आ जाएगा तो गुंडाई बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगा। अब इसको ट्राई करने के तो हम दो ही तरीके, या तो वो पावर में आए और पावर में आके प्रूव करे, काम करते हुए स्टाइल देख लीजिए। बट अगर ऐसा हुआ कि आरजेडी पावर में आई और गुंडाई बढ़ी और ये हुआ, तो तेजस्वी जी का पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाए, फिर अगली बार जनता मौका नहीं देगी। और आप जब तेजस्वी जी की बात हो रही है तो तेज प्रताप की तो बात होगी ही होगी। उनको एज नेता किस रूप में देखते हैं? आई थिंक बहुत स्पष्टवादी हैं। स्पष्टवादी हैं, पर इतना स्पष्ट बोलना अक्सर राजनीति में बुरा कर जाता है। ये राजनीति में आपको डिप्लोमेटिक स्टैंड्स लेने पड़ते हैं। अगर कोई इंसान बहुत दिल का साफ है और वो सारी बातें एकदम सामने से बोल देता है, तो उसके लिए राजनीति एज अ प्रोफेशन फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये काम तो प्रशांत जी भी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी बहुत कुछ और कड़े शब्दों में बोलते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि प्रशांत जी जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं। वो उनके मुंह से जो तो निकलता है तो वो सोच समझ के कब, कहाँ और नपातुला कितना बोलना है वो निकालते हैं। तेज प्रताप जी दूसरी तरफ जो उनको मन में लगता है कि ठीक है और ऐसा होना चाहिए, वो बोलते हैं। अब हो सकता है कि उनके हिसाब से यही उनका तरीका हो और यही सही बात हो, पर राजनीति में कहीं कहीं इस वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उनको थोड़ा सा नाप तोल के और संभल के बोलने की थोड़े बीते दिनों में थोड़े संभले हुए तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजनेता के साथ ये है कि आपको लोग आपकी तरफ गर्दन उठा के देखते हैं। आपको एज लीडर देखते हैं और उसको उसको फॉलो करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो गलत हो गया, क्योंकि अगर स्टैंड अगर आपका कहीं भी गलत दिख गया, तो फिर लोगों का सपोर्ट भी जाएगा और वो लोगों का सपोर्ट जो है वो आपके अच्छी छवि के ऊपर रहता है। अगर छवि के ऊपर जो है लोग हमला करते हैं, तो अभी कोई भी उनके डिफेंस में बोल सकता है कि दिल का साफ है, वो उतना सोचते नहीं जैसे हम अभी आपको बोले। तो पर वैसे में राजनीति गड़बड़ हो जाती है, वैसे में अलायंस करना मुश्किल है, बातों पे टिकना या बातों को छोड़ के आगे बढ़ना मुश्किल, तो वो उनके साथ एक दिक्कत है। इसके साथ राजद के साथ एक और चीज पे आऊंगा। इस बार मुझको राजद की स्ट्रैटेजी में चेंज दिख रहा है। राजद को मूल रूप से हर तरफ माना जाता है M+Y समीकरण की पार्टी। M+Y समीकरण में इस बार जो मुझको दिख रहा है कि तेजस्वी ने और कांग्रेस ने ये मान लिया है कि M+Y तो हमारे तरफ है। ठीक है, लेकिन यही दावा तो नई पार्टी भी कर रही है। हाँ, तो अब वो M+Y जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के अलावा तेजस्वी बाकी कास्ट को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर सकते, ठीक है, और उसमें भी ऐसे कास्ट जो कि चिर विरोधी रहे। कुशवाहा कम्युनिटी और भूमिहार कम्युनिटी दोनों के साथ जो है वो राजद का तालमेल उतना सही नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। ठीक है, उन दोनों को टिकट भी दे रहे हैं और उनको अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अजगर से मजगर हुआ था यूपी में, ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पे M+Y+K+B हो जाए। अच्छा, तो इस बार उनकी स्ट्रैटेजी में फर्क है। स्ट्रैटेजी में फर्क होने के साथ साथ ये भी है कि पिछली बार से तेजस्वी के कैंपेन ने नौकरी को बिहार में मुद्दों के फोरफ्रंट पे लाके, तो इस तो है, इस सभी पार्टियां इस नौकरी के मुद्दे पे आ ही गई हैं। नौकरी और पलायन, ये दो मुद्दा तो बहुत बड़ा है। हाँ। और नौकरी और पलायन दोनों ही मुद्दों पर उनका जो पिछली बार का स्टैंड है, उसके साथ वो अफर्मेटिवली हमको लगता है कि युवा वर्ग का एक अच्छा खासा जो पॉपुलेशन है वो खड़ा है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ये चुनाव में कुछ भी हो सकता है। ये युवा वर्ग, ये जेनजी जो है, यही डिसाइड करेगा इस बार कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन होने वाला है। मतलब
हो सकता है कि वो 14,000 वोटर जो 100 के पार हों वो तो वोट देंगे नहीं, लेकिन ये जो 14 लाख के आसपास बच्चे हैं, ये तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीट पे और इम्पैक्ट बड़े डालते हैं। उत्साहित हैं वो सभी बच्चे वोट देने के लिए। इस पे मुझको लगता है कि मैम आपको बच्चों के साथ एक प्रोग्राम जरूर करना चाहिए कि आप जो असल में 18 से 20, 21, 22 वर्ष के बच्चे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। ये सही कहा आपने, उस पे बच्चों से बातें होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब इस तरह के पॉडकास्ट में बैठते हैं तो बड़ों की बातें हो जाती है। ये बड़ा अच्छा सुझाव आपका है, कोशिश होगी हमारी भी कि बच्चों से बात हो। तो राजद में मैम कंक्लूजन में है ना केवल 2 चीज़ें हैं कि अगर वो पावर में आए तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस बार वो ज़्यादा काम करेंगे बतौर इन कंपैरिजन टू द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास अगला टर्म और लंबा राजनीतिक करियर होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा यंग लीडरशिप जो आई है उसकी बात हो जाती है। वो यंगनेस या यूथफुलनेस इन लीडरशिप ऑल्सो ब्रिंग्स विजन विथ यू। वो आपके साथ एक विजन लाता है कि भाई ये हम मेरे पास ये सोच है, मैंने दुनिया देखी है, मैं दुनिया को अलग तरीके से देखता हूँ। मैं अब केवल और केवल जेपी का झंडा नहीं उठाता हूँ, मैं उसके साथ साथ दूसरे हाथ में प्राइवेटाइजेशन और नौकरियां भी लेके चलता हूँ। तो और ये तेजस्वी जी इस बात पे काफी फोकस करके अपनी बात, और वो स्ट्रैटेजी अच्छी है, क्योंकि पहली बारी जो है राजद जो है वो असल मुद्दों को लेकर के आ रही है। इसमें केवल कास्ट नहीं है, इसमें केवल सपोर्ट नहीं है, इसमें केवल वादा नहीं है, प्लान ऑफ एक्शन के साथ आ रही है कि भाई लाओ हमको, हम 2 करोड़ नौकरी इतना साल में देंगे विथ अ टाइम फ्रेम। वो बोल रहे हैं टाइमलाइन तो दे ही रहे हैं, टाइमलाइन दे, तो वो वहाँ पे एडवांटेज है। बट अगेन वो जंगल राज का नैरेटिव जो है वो किस तरफ जाता है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से मैंने अपने बच्चों को इस बारी उनका एक रिसर्च प्रोजेक्ट हम कराते हैं SRP नाम का, उसमें मेरा जो टॉपिक है वो यही है, इम्पैक्ट ऑफ जंगल राज नैरेटिव ऑन वोटर्स इन बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा, तो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, सर्वे चल रहा है, तो मुझको थोड़े दिन के बाद ये पता चलेगा कि ये जो जंगल राज का नैरेटिव है वो कितना युवाओं में काम कर रहा है। अच्छा रिजल्ट आएगा, उससे पता चलेगा कि लोगों की जो हम बोल रहे हैं वो एक्चुअल में धरातल पे कितने ज्यादा लोग प्रभावित हैं यानी। अब बच्चे चिराग जी, हाँ देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो और भी कई लोग हैं, लेकिन जो मेन फोकस में या जो पार्टी के सर्वे सर्वा माने जाते हैं उनके दृष्टिकोण से, एक पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार है, शायद अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे, तो उनके बाद भी उनकी पार्टी में कोई और लीडरशिप आएगी या तो फिर पार्टी टूटेगी और फिर कुछ नया आएगा। दूसरी तरफ जो है बीजेपी है, बीजेपी का कोई बिहार में चेहरा नहीं, कोई एक सर्वे सर्वा बीजेपी का होल एंड सोल लीडर यहाँ नहीं है। तो उसमें भी अलग अलग लोग हैं, कुछ यंग हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ मिडिल एज्ड हैं, तो वो उनका अपना है। तो एक और दूसरी तरफ चिराग और ये इवन प्रशांत किशोर को भी आप उसी कैटेगरी में रखिए, क्योंकि राजनीतिक रूप से यंग है, राजनीति के उसके हिसाब से यंग। तो अब ये जो नया जो यूथ है ना वो एक्चुअली एंटर कर रहा है पॉलिटिक्स, जिसने की दुनिया देखी है, जिसका चीजों को लेकर के नजरिया अलग, जो रिस्क टेकिंग। ओल्ड विजडम आपको विजडम देती है बट आपको चेंज से दूर लेके जाती है। न्यू ब्लड या न्यू जो सोच है उसमें आप रिस्क लेते हैं कि हाँ बदलाव करके देखते हैं, चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, चलो ये सोच के देखते हैं। ये एक अच्छी चीज है जो चिराग और तेजस्वी और किशोर और बाकी अगर और कोई बाद में युवा नेता आता है तो उसके आने से आए। चिराग जी के साथ ये है कि फिलहाल उनकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो उनका 29 सीटों पे चुनाव लड़ना है। एक इंसान जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कल को लीड करने की, वो गठबंधन धर्म की वजह से 29 सीटों में सिमटा हुआ है। ये 29 सीटें उनको कल को किंग मेकर बनाती है, किंग नहीं बनाती। ये सही कहा आपने, ठीक है। तो उनका अपना नजरिया है, उनका अपना दृष्टिकोण है, पर यह बात सही है कि अगर जेडीयू खत्म हुई, जिसके आसार दिखते हैं 5 साल के बाद, तो चिराग विल बी द वन जो कि वो गैप फिल इन करेगा। चिराग वो इंसान होगा जो कि उस गैप में फिल इन करते हुए एक नया फ्रंट बिहार में खोलने की कैपेबिलिटी होगी उनके पास। उम्र के हिसाब से बहुत आगे जाना है। दोनों ही के पास, तेजस्वी और
चिराग, दोनों के पास युवा होने की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त है, और वक्त होने के साथ साथ नज़रिया जो है वो यूथ का कैसे वो लेके आए पॉलिटिक्स में, इसको चैनलाइज करने का बहुत ज़्यादा वक्त है। अब देखिए, लोग जो हैं वो कहेंगे कि दोनों परिवारवाद से आए हैं, ऐसे आए। चलिए, परिवारवाद से आए, नए तो आए, नई सोच तो लाए, चाहे जैसे भी आए, नई सोच आना राजनीति में जरूरी है। और चिराग जी के कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ ये है कि उनकी यूथ में जो मास अपील है वो अच्छी है। पकड़ कितनी है ये तो देखने वाली बात है। मैम, पकड़ जो है ना वो काउंट वोट से होती है। वोट में अगर वो 29 ही सीटों पे लड़ रहे हैं तो मान के चलिए उनका 4 से 5 या 6% का मैक्सिमम वोट शेयर है। 6% के वोट शेयर पे आप सीएम नहीं बन सकते, किंग मेकर जरूर बने। कल को वो किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों को चिराग की जरूरत होगी सरकार बनाने, बिना उनके नहीं हो पाएगा। वो वही वाली बात हो जाएगी जैसे जेडीयू कई सालों से वो किंग मेकर ही और इनफैक्ट वो किंग ही है। जैसे मेरा एक, क्योंकि मैं पोइट्री वोइट्री लिखता हूँ तो मैंने एक बार ऐसे ही नीतीश कुमार पे तंज कसते हुए लिख दिया था, पलट पलट अभ्यास के सत्ता पावे कुमार, राजनीति हो कुछ भी सीएम केवल नीतीश कुमार। क्या बात है, वाह। तो चलते चलते आपको क्या लगता है कि बिहार के चुनाव भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा बदलने में बिहार कामयाब तो नहीं कहें, कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा ही इसका। बिहार के चुनाव ना ये बताएंगे दुनिया को और देश को कि बिहार और भारत का युवा अब अपने लिए जाग रहा है। क्योंकि अगर नहीं जागे, अगर अभी भी नहीं जागा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल को हम वापस से एक जेपी आंदोलन देखें, कल को वापस से नेपाल जैसा कुछ बिहार में या दिल्ली में या कहीं और आपको होते हुए दिखे। क्योंकि इस जनरेशन से अगर आप उसकी एस्पिरेशंस छीनिएगा तो वो एस्पिरेशंस छीनने का खामियाजा आपको चुनावों में, पॉलिटिकल अनरेस्ट में और सोशल मूवमेंट्स में देखने को मिलेगा। वो छीन कर लेना जानते हैं। हाँ, वो छीन कर लेना जानते हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाना जानते हैं और रिस्क लेना जानते हैं। और ये इंटरनेट की जनता है, इनके पास जो इंटरनेट भी छोड़िए, इंटरनेट तो पुराना हो गया, अब तो ये तो एआई की जनता है। एकदम सही कहा आपने, ये तो एआई के बच्चे हैं और दशा और दिशा बदलने में इन्हें वक्त कहाँ लगता है। तो जैसा कि अभी हम आपके शायरी की एक झलक तो हमने देख ही ली और इसकी काफ़ी चर्चा रहती है कि एक प्रोफेसर बड़े अच्छे शायरी, और पटना में कई बार आपको कई जगहों पे सुनने का मौका मिला है। तो हम चाहेंगे और शायद हमारे दर्शक भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप आए हैं तो कुछ चंद शब्द शायरी के भी हो जाएं। चलिए मैम, ये आपको चुनाव पे लिखा हुआ सुना दो। चलिए, ठीक है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है, बस खुलकर कह तो नहीं सकता। इतनी शिद्दत से मैंने तुमको टूट कर चाहा है, बस खुलकर कह तो नहीं सकता। देखो ना, 5 साल की मोहब्बत के बाद हमारे हिस्से में फिर इम्तिहान आया है, कमबख्त चुनाव आया है। वाह, क्या बात। ये हर नेता जो है ना वो यही बोलता होगा अपनी कुर्सी को देखकर कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है, बस खुलकर कह नहीं सकता। देखो ना, 5 साल की मोहब्बत के बाद फिर हमारे हिस्से में इम्तिहान आया है, फिर एक चुनाव आया है। और शायद वो चुनाव जीते या ना जीते, वो मोहब्बत उनके पास मिले, ऐसी उम्मीद के साथ और बदलाव के साथ हम जियो जिंदगी के इस खास एपिसोड में, और जैसा आपने कहा, एक प्रयास ज़रूर होगा कि हम बच्चों के साथ बातें करें, और बच्चों के साथ आपकी बातों को जब रखा जाएगा इस चैनल पे, तब वो लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि चुनाव को किस तराजू में तौलना है। आपने इसे एक ऐसे तराजू में तौला है जिसे सोचने और समझने के नज़रिए को, अब जैसे जातिवाद की ही बात करें तो आपने उसे एक दूसरे ही शब्दों में ढाल दिया है। तो बड़ा अच्छा सा सफ़र रहा आज आपके साथ, और उम्मीद है चुनाव के बाद चुनाव की चर्चा फिर करने हम एक बार फिर चर्चे पे बैठें, और उस वक्त हम जरूर विश्लेषण करना चाहेंगे जिन मुद्दों पे आज हम बात किए हैं, उन मुद्दों के बारे में कैसे उसमें क्या चेंजेस हुए और क्या कैसे मुद्दे प्रभावित किए
इन बातों को हम अगले चुनाव, जब हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाएं, तो हम जरूर बैठें। और भाई, हम तो शायरी नहीं करते हैं, मगर एक प्रयास तो कर ही सकते हैं, और आपको देखकर बहुत प्रेरित भी हो गए। तो चलिए, छोटी सी एक शायरी हम भी कर ही डालें। और जब चुनाव के माहौल है, घंटी बज गई है चुनाव की, और हम आप तो घंटी के दायरे में ही बंधे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स होने के नाते घंटी के दायरे में ही बंधे हैं। तो चलिए, घंटी बजने से पहले कुछ चंद शब्द हमारे से भी। कलम चली तो लिखा गया इनकलाब का सपना, नई सोच ने बदला है सियासत का रंग। शिक्षक की आंखों में एक उम्मीद की किरण है, हर वोट में छुपा है भविष्य का रंग। कलम की धार ने बदला है मौसम का मिजाज, ये मौसम नई सोच और नए भविष्य को बनाए, और नई सरकार हमारे युवाओं के लिए काम तो करे ही, साथ साथ उनकी उम्मीदों पे खरी उतरे। तो विदा लेते हैं अद्वितीय जी से, और इस चैनल में आप आए, बहुत खुशी हुई। और जियो जिंदगी के साथ आप जीते, सभी जीते। हमारी तो बस यही कामना है कि वैसे लोग जीत कर आए जो समाज में नई सोच के साथ नए परिवर्तन करें, और हम जिए जिंदगी को नए रंग में, नए रूप में। धन्यवाद।